जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो H-1B उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इस वक़्त। तकरीबन कहा जा रहा है 70% जो H-1B के बेनिफिशियरी थे वो इंडियंस थे, और अब ट्रंप टीम ने उसको ऊपर 1 लाख फ़ी लगा दी है। व्हाई आर दे डूइंग दिस? मतलब अगले दिन तो हैप्पी बर्थडे किया, फ़ोन किया, कहा नरेंद्रा इज़ माय फ्रेंड, और आज जो है वो आप $1 लाख कर दिया। कहा ये जा रहा है कि ये इंडिया स्पेसिफिक है और इंडिया को हिट किया जा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, सर? कमर साहब, आपकी मेरी 2-3 साल से दोस्ती है। जब आप मुझसे बात करते हैं, आप क्या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? नहीं ना? तो ट्रंप क्या फ़ोन पे बात करना मोदी से हैज़ नो वैल्यू। सिवाय इंडियंस के नोबडी केयर्स। आप अमेरिकन मीडिया में देख लें, नोबडी इज़ पेइंग एनी अटेंशन टू दैट फ़ोन कॉल। ना कुछ ना क्या, बस इंडिया में बस क्या कहते हैं, छुआरे छुआरे बाँट रहे हैं और फुलझड़ियाँ बिक रहे हैं इंडिया में, ऐसे जैसा कि मोदी की शादी हो गई। ट्रंप ने क्या एक फ़ोन कॉल किया। दे वांट टू टेक एनी अपॉर्च्युनिटी टू से कि मोदी इज़ अ ग्रेट फार्म, क्योंकि कुछ विक्ट्रीज है ही नहीं उसके पास पिछले 1.5 साल से। हैज़ नथिंग टू शो इन फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री, सिवाय जो फॉरेन वो जो ट्रेड एग्रीमेंट बर्तानिया के साथ हुआ है उसके बाद से देर इज नथिंग, ही इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो अभी छोटी मोटी चीज, अरे ट्रंप का फोन आ गया, बस उस पर इतनी खुशी। ट्रंप यार किसी की भी तारीफ कर देता है, पुतिन की भी तारीफ करता है, शी जिनपिंग की भी करता है। वो लोग इस तरह आपे के बाहर नहीं होते खुशी के मारे। सो मुसलसिल इंडिया के ऊपर वार पे वार किए जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। पिछले 48 घंटों में उसने चाबहार पोर्ट पे से एग्जाम्शन निकाल दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में दिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने दोबारा इस बार, तो ही गेव दैट अथॉरिटी टू मार्को रूबियो, और कहा कि अगर मार्को रूबियो समझते हैं कि ये अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो इस जो एग्जाम्शन इंडिया पे था उसको निकाल दे। अब इंडिया का कुछ 110-120 मिलियन डॉलर कुछ खर्च करना चाह रहे थे वो चाबहार पोर्ट पे। ऑलरेडी इस साल कुछ 24 मिलियन डॉलर खर्च कर चुके हैं टू बिल्ड। अब सवाल ये उठता है कि इफ द इंडियन कंपनीज उस पर काम करने जाते हैं, दे विल बी मोर सैंक्शंस, सेकेंडरी सैंक्शंस कमिंग अगेंस्ट देम। अभी तो सिर्फ मना किया है ना, तो अगर इफ एनीवन एक्ट्स देयर विल बी मोर सैंक्शंस कमिंग। और ये इंडिया के लिए तो इट्स लाइक सेइंग इंडिया का जो एक वाहिद रास्ता है टू सेंट्रल एशिया वो काट दिया गया। 2018 में इंडिया वाज ए मेजर इंपोर्टर ऑफ ईरान ऑयल, और इस सैंक्शंस के बाद इंडिया ने, वो 2018 के सैंक्शंस के बाद ईरान से तेल लेना छोड़ दिया, और ईरान ने वो तेल चाइना को 90%, मतलब 10% डिस्काउंट, 10-15% को डिस्काउंट पे बेचता है। 90% अब ईरान का तेल डिस्काउंटेड प्राइस चाइना को जाता है। तो उस सैंक्शंस के बाद इंडिया तो अमेरिका के दबाव में आ गया, लेकिन चाइना ने नहीं आया। चाइना कंटिन्यूड, वो सैंक्शंस तो सारी दुनिया पे थे, इट वाज नॉट जस्ट ऑन इंडिया कि आप ईरान से तेल ना लें, बट चाइना कंटिन्यू टू बाय। एंड इट इज बिकम द बिगेस्ट एडवांटेज चाइना के लिए फाइनेंशियल है कि दुनिया का सबसे सस्ता तेल, उसका 90% उसने मार्केट कब्जा कर लिया है चाइना ने। तो इंडिया मेड अ सैक्रिफाइस देयर ऑन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट 2018 में, लेकिन चाबहार पे नेगोशिएट करके उनको एग्जाम्शन डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था कि ठीक है, आप चाबहार पोर्ट को इंपोर्ट इन्वेस्ट करें, क्योंकि चाबहार पोर्ट इज इंडिया आंसर टू ग्वादर, राइट। तो कनेक्टिविटी का ये जो खेल चल रहा है सारी दुनिया में, वो जो नॉर्दर्न ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, या हाँ तो स्टार्टिंग हाँ सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई तक आता है जो। हाँ। हाँ, तो वो बॉम्बे कैसा आएगा, वो चाबार तक आता है, फिर वहां से बोर्ड से वो बॉम्बे तक आएगा, राइट। इट वुड हैव कम टू बॉम्बे इफ इट वाज कमिंग थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हैज नॉट एक्सेप्टेड ये। तो इनफैक्ट अब पाकिस्तान को इनवाइट किया गया बाय रशिया, अगर आपको याद है, टू जॉइन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो एक वो चीज थी।
तो वो बंद हो गया। फिर इंडिया जो साउथ सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, आपको याद होगा 2 साल पहले इंडिया प्लस 5 की मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर्स की अजीत डोवल ने होस्ट किया था, सेंट्रल एशिया के 5 आए थे। तो सो ऑल ऑफ दिस एससीओ वगैरह, इसका कोर इज सेंट्रल एशिया। तो अब वो सेंट्रल एशिया के लिए इंडिया की गेट बंद हो जाएगी इफ चाबहार पोर्ट का वो इंडिया विल हैव टू नेगोशिएट। देखिए ये जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट चल रहा है, इस पे दबाव डालने की, इंडिया पे दबाव डालने की ये टैक्टिक्स है। तो अब इंडिया बोलेगा कि आप चाबहार पोर्ट भी हमारा आज़ाद करें, तो ट्रम्प कहेगा इसके बदले आप क्या करेंगे मेरे लिए। सो ही इज एडिंग न्यू थिंग्स। H1B का वीजा, तो अब इंडिया कहता है भाई H1B पे इतना वीजा क्या लगा रहे हैं आप, $1 लाख आप उसको कम के। तो वो कहेगा तुम मेरे लिए क्या करोगे, विल यू ओपन इट फॉर एग्रीकल्चर, विल यू ओपन द मार्केट फॉर डेयरीज, इस तरह की चीजें। तो ही स्टैकिंग अप हिज साइड ऑफ द नेगोशिएशन टेबल। और देखिए लगाना आसान है, निकालना मुश्किल है। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। चाबहार पोर्ट का एग्जाम्पशन वो दे सकता क्वाइटली बिकॉज द मीडिया इज नॉट गोइंग टू फोकस सो मच ऑन इट। लेकिन वहां पर इंडिया और इसराइल के इंटरेस्ट आर नॉट शेयर्ड, क्योंकि इसराइल चाहता है कि ईरान के ऊपर दबाव, मैक्सिमम प्रेशर रहे। तो वो प्रेशर पॉइंट अगर चाबहार खोल देता है अमेरिका, तो इसराइलीज आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, इसराइल लॉबी। तो वहां दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया एट ऑल। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अब H1B का जो वीज़ा है, देखिए अमेरिका में अब तकरीबन 6 लाख के करीब H1 वीज़ा वाले लोग हैं, जिसके 70% इंडियंस। तो यू लुकिंग एट अबाउट 4 लाख इंडियंस के पास H1 वीज़ा है। एक अब ये ट्रैवल नहीं कर सकते जिनके पास, जो ऑलरेडी इस मुल्क में है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उनके लिए जिनके पास H1 वीज़ा है और वो इस वक्त बाहर हैं मुल्क के। सो दे कैन नॉट री एंटर अमेरिका। आज अगर आ गए तो आ गए, कल आ गए तो आ गए, संडे मंडे से तो नहीं आ सकते। September 22nd से they can only enter America if they have a receipt saying their company has paid $100,000 to। और इतना शॉर्ट नोटिस, कभी इतनी बड़ी चीज, इतना सोचिए आप कि नए बच्चे अभी MS किया, उनको अभी H1 मिला है और वो खुशी खुशी घर गए हैं शादी करने या पेरेंट्स से मिलने या कुछ ऐसे ही तो अब वो उनके लिए दिस इज सच ए क्राइसिस। सो दैट्स व्हाई पीपल मस्ट बी रशिंग बैक। मैं देख रहा था टिकटें ऐसे ही हैव गॉन थ्रू द स्काई। इंडिया US की टिकट्स, खासतौर से इंडिया टू US जो वन वे टिकट्स हैं, वो तो बहुत ही महंगे हो गए हैं इस वक्त। तो आई थिंक इट हैज क्रिएटेड क्राइसिस। और इंडिया तो अभी भी, मतलब इंडिया की मीडिया वगैरह तो अभी भी वो खुशियां मना रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी को फोन करके हैप्पी बर्थडे कहा, व्हाट ए ग्रेट मैन यू आर, इस तरह की बातें ट्रम्प की। दे नीड टू रियली फोकस कि ये क्या हो रहा है। प्लस व्हाई इज इंडिया अलर्टिंग? क्या इंडिया को नहीं पता था कि ये आने वाला है डाउन द पाइपलाइन? कहाँ है इंडिया के अजीत डोवल? आई मीन दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, सीरियल फेलियर इज अजीत डोवल। उसको कुछ नहीं पता होता। नेपाल में तख्ता पलट गया, उसको नहीं पता। बांग्लादेश में तख्ता पलट गया, उसको नहीं पता। H1 ये क्यों नहीं पता था इंडिया की इंटेलिजेंस को? इतने बड़े ढेर मार खा, इतने सारे इंडियंस काम करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में। देयर इज नो इंक्लिनेशन कि दिस इज कमिंग डाउन द पाइपलाइन। क्या ऐसे ही बैठ के लास्ट नाइट बैठ के सुबह में थोड़ी डाल दिया, राइट? एटलीस्ट एक आध महीने से ये डिस्कशन चल रहा होगा ना। So to me this is like a failure of Indian government on many levels कि वो मैनेज ही नहीं कर सक रही अपने relations with America, and ये unnecessarily मोदी 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 करके बैठे हुए हैं। मोदी has good relations with, fuck it, निकाल के फेंके, ये बकवास है। फोकस ऑन द कंट्री। वो मर जाएगा कल, इंडिया नहीं मरने वाली, अमेरिका नहीं मरने वाले। ये रिश्ते 100 साल के बाद भी होंगे, 10 साल के बाद भी होंगे। सो दे आर अंडरमाइनिंग द, इतने टेंशन में आ गए हैं। अब मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सोचिए आप, जो PhD कर रहे हैं, अब वो 3 साल के बाद ग्रेजुएट होंगे, 4 साल के बाद ग्रेजुएट होंगे, वो क्या करेंगे? PhD इतनी बेकार चीज हो गई है दुनिया में। 6-6 7-7 साल लग रहे हैं अमेरिका में आजकल PhD करने। आपकी जिंदगी के बेस्ट साल खत्म हो रहे हैं। यू आर इन योर 20s, आप 27 के हैं, 35 के हो जाएंगे PhD आए तक। यू गिवन अवे द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ रीडिंग एंड राइटिंग। दैट्स ऑल यू आर डूइंग ऑन मिनिमम, जो मिनिमम स्कॉलरशिप हम देते हैं।
अब ये और बात है कि एट द एंड ऑफ द टनल आपके लिए अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में लाइफ है एज ए प्रोफेसर इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो एक इंसेंटिव था, अब वो नहीं रहा। देखिए अब वो नहीं रहा, सो पीपल आर लाइक कॉन्स्टेंटली वरीड कि भाई हम करें तो क्या करें, you know, like what should we do going forward. So this is a it's a very traumatic thing. और जो इंडियंस ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ग्रीन कार्ड भी इतना डिले हो रहा है, कह रहे हैं कि बाज़ लोगों के लिए तो 100 साल लग जाएँगे टू गेट देयर सिटीज़नशिप। ग्रीन कार्ड के लिए 10-10 साल लग रहे हैं, 14-14 साल लग रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, यू नो, कि ये जो अमेरिका में लोग अमेरिका के जो ख्वाब के लिए आते हैं। मैं अभी जो लाइव शो कर रहा था आपसे बात करने से पहले, तो एक उनका नाम बोल रहा हूँ, सनी सिंह कोई थे, उन्होंने कहा कि इंडिया के ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप ने तबाह कर दिए इंडियंस के। इंडियंस वे ड्रीमिंग द अमेरिकन ड्रीम। तो एक खत्म। दूसरी चीज़ ये है कि इट्स नॉट गुड फॉर अमेरिका ऑल्सो, मतलब अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह है। कहाँ से लाएँगे आपको, अगर आपको हर साल तकरीबन 1 लाख, अब के कुछ मेरे ख्याल से 65,000 उन्होंने H-1B वीज़ाज़ इश्यू किए हैं। तो ये आ रहे हैं इंडिया से ज़्यादातर, 71% इंडिया से आते हैं, 12% चाइना से आते हैं। यानी कि चाइना को 10-12% से क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट? सो सबसे ज़्यादा इसका ने दिस इज़ लाइक एन एंटी इंडिया स्टेप, इसमें कोई 2 राय ही नहीं है। दिस इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिया, और इफ एनीबॉडी सेज एनी अदरवाइज़ ये मोदी है तो इसलिए मुमकिन है। दिस हैज़ हैपेंड अंडर मोदीज़ वॉच, ही हैज़ टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। इतने बड़े-बड़े बातें किए थे डॉक्टर जयशंकर, आप चुप बैठे हैं, खड़े रह के लेक्चर दें वर्ल्ड ऑर्डर पर। ये बकवास है, मल्टीपोलर वर्ल्ड कुछ भी नहीं है मल्टीपोलर, या तो इधर भाग रहे हैं या उधर भाग रहे हैं, या बीजिंग की तरफ या डीसी की तरफ। डीसी से एक फ़ोन क्या आ गया, जैसा कि शादी हो गई आपकी, इतनी खुशी, सारा मुल्क खुश हो रहा था। सो आई एम वेरी अपसेट ऑनेस्टली कि ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को डुबा रहे हैं इन परस्यूट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्शंस। वो छोड़ दें, वो सारा किस्सा छोड़ दें, बट दिस इज़ आल्सो गोइंग टू क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम। इंडिया अमेरिका, अच्छा इंडिया को छोड़ दें आप, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा जुआ है हमारे साथ। पहला काम जो मंडे, नेक्स्ट मेरी क्लास मंडे को है, तो मेरे 2 क्लासेस हैं, एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की क्लास है, वो पूरी पैक्ड है, 35 उसमें स्टूडेंट हैं, और मेरी एक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस की क्लास, उसके फौरी बाद पढ़ाता हूँ मैं, तो जिसमें छोटी क्लास है वो, क्योंकि इट्स अ सीनियर क्लास, सेमिनार है वो। तो उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि भाई ये माइनर-शाइनर जो भी तुम, मेजर तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, या तो इकोनॉमिक्स का माइनर लो, या जाके कंप्यूटर साइंस में जाके 3-4 क्लासेस ले लो ऑन बेसिक प्रोग्रामिंग, ईज़ी क्लासेस। उसके बाद यू विल गेट अ जॉब इन द कंपनीज़। नाउ आपको ट्रेन कर लेंगे वो, $1 लाख देने के बजाय। देखिए H-1B पे ऑलरेडी 10-11 हज़ार का खर्चा आ जाता है एक कंपनी को टू गेट अ पर्सन। रिन्यूअल के 6,000 होते हैं सुना मैं, या टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह अबाउट 10 to 11,000 पड़ रहा है पर पर्सन पर कंपनी। तो अब $1,11,000, उसके बजाय वो एक अमेरिकन को हायर कर लें। अगर उसको 1 साल भी लगे सीखने के लिए आपकी ट्रेनिंग के अंडर, तो इट इज़ स्टिल वर्थ इट ना। सो इट इज़ पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जुआ फॉर अमेरिका माइट वर्क इफ अमेरिकन कंपनीज डिसाइड कि वी विल हायर टैलेंट एंड डू। मैं जब एमबीए कर रहा था, तो सिटी कॉर्प और टीसीएस, ये थे 2 कंपनीज बड़े सॉफ्टवेयर के, वो आके एमबीएस को लेके गए थे। तो मुझे भी इंटरव्यू किया था सिटी कॉर्प, सबसे अच्छी तनख्वाह वही देती थी, और वन ऑफ द फ्यू कंपनी जो आपको अपार्टमेंट देती थी मुंबई में। अगर आपको मुंबई में अपार्टमेंट मिल गया तो पुट्टी भी पड़ जाती थी, लोग आपसे शादी इसलिए करते थे कि आपके पास अपार्टमेंट है। इसलिए नहीं कि आप शक्ल अच्छी है या तनख्वाह अच्छी है। हैविंग एन अपार्टमेंट, पेड कंपनी की फ्री अपार्टमेंट वाज़ एट दैट टाइम ए बिग डील। तो आई रिमेंबर डूइंग द इंटरव्यू, मैं जब जॉब में, मतलब मैं हैरत हो गया। आई सेड मैं इंजीनियर था, उसके बाद मैं एमबीए किया और आप मुझे प्रोग्रामर बना दोगे लेके? ही सेड हाँ, 6 हफ्ते में वी विल ट्रेन यू हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सो दे वर टेकिंग टैलेंटेड पीपल। तो वो एमबीए इसलिए नहीं आ रहे थे कि मुझे नॉलेज थी बिज़नेस की,
they were coming to the top business schools because they thought के हम already selected हैं as smart people. So American companies can also go to top universities and take top talent and train them. That is what I think they want. And it could work if the American students agree to play ball. कि American students, लेकिन इन सारे प्लान्स के ऊपर एक प्रॉब्लम ये है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर नौकरियां उसके वजह से जाने लगी ऑलरेडी, 2 महीने पहले टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने 20,000 लोगों को फायर किया इंडिया में। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 लोगों को फायर किया। माइक्रोसॉफ्ट ने आपके पास ऑफिस ही बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ही नहीं है पाकिस्तान में, राइट? बिकॉज जो भी चीजें वहां होती थी, एआई इज डूइंग इट। सो एआई कुड हैव गॉट रिड ऑफ मेनी पीपल। तो जो अब नए जो बंदे चाहेंगे एआई में, दे विल नीड पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट इन रेगुलर कोडिंग वगैरह जो आते थे। मोस्ट ऑफ द जॉब्स ये H1B जो आते हैं ना, ये कहते हैं दे आर जीनियसेस, दे आर नॉट जीनियसेस। कोई भी ऐसा जीनियसेस नहीं आया है। बहुत कम इंडियंस अमेरिका में आके कोई नई चीज शुरू किए हैं, राइट? मुझे दे मिसाल आप, द ओनली वन दैट आई कैन थिंक ऑफ विनोद खोसला, जिसने सन माइक्रो सिस्टम्स शुरू किया था। बाकी के सब नौकरी की है ना, दे हैव वर्कड विद समबडी एल्सेस आइडिया। जाके बिल गेट्स की कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में जाके दे हैव एक्सेल्ड एंड स्टफ लाइक दिस। सो दे आर नॉट डूइंग वेरी इनोवेटिव वर्क ईदर, एंड मोस्ट ऑफ द H1B पीपल आर डूइंग रूटीन वर्क। कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं, सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, नेटवर्क की इस तरह की चीजें। सो दोज थिंग्स कैन बी ट्रेन्ड टू टैलेंटेड अमेरिकन्स जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, यंग पीपल को खासतौर से। एंड अमेरिका शुड इन्वेस्ट इन इट। अगर मुझसे पूछता तो मैं यही एडवाइस देता। मैंने इससे पहले भी एक शो किया था कि अगर जितने पैसे यूक्रेन को दिया है अमेरिका ने, उसका अगर 10% मुझे दे दे, मैं 4 साल में H1B की जरूरत ही खत्म कर दूंगा। अगर मुझे $25 बिलियन देता है फॉर माई यूनिवर्सिटी, I can go bring the best American students from high schools all over America. उनको पैसे दूंगा मैं पढ़ने के लिए, ये नहीं कि उनको फीस चार्ज करूंगा। फ्री एजुकेशन, फ्री बोर्डिंग, मंथली स्टाइपेंड $2,000, आओ पढ़ो और मैं तुमको टेकीज बनाता हूं। तो इस तरह की चीजें नहीं होती है अमेरिका में, अब होने लगेंगी। इस तरह की चीजें चाइना में हो सकती है। सी ये दिस इज अ वेरी चाइना आइडिया। अगर मैं आइडिया दे, शी जिनपिंग विल टेक इट। बट इन द यूएस, नहीं मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, नहीं मुझे पोइट्री करना है, नहीं मुझे कॉमेडियन बनना है। तो ये भी होते हैं ना नखरे यहाँ के बच्चों के, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई वॉन्ट टू बी वाली बात हो गई। बट द मार्केट इज नॉट गोइंग टू अलाउ इट। द मार्केट इज गोइंग टू गेट सो कम्पेटिटिव। आइंदा 4-5 साल के अंदर शायद मेरी नौकरी की जरूरत ना हो। सवाल ये उठता है कि प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, ये सारे के सारे एआई गायब कर सकता है। यूनिवर्सिटीज की क्या जरूरत पड़ेगी? वी आर एक्सप्लोरिंग के व्हाट कैन एआई डू। और ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है, इसमें अब ये जो ग्रीन लाइट आपको नजर आ रही है, ग्रीन लाइट सेज के इट इज नॉइस कैंसलिंग कर रहा है, यानी जो दूसरी आवाजें हैं वो कैंसिल कर दे रहा है। अभी मैं जब लाइव शो करने गया, उससे 2 मिनट पहले, कल रात को 3 या 4 मिनट पहले लाइट ब्लू हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये काम करेगा या नहीं। आई डोंट हैव द टाइम टू टेस्ट इट ना। तो मैं जो है सो उस पे गया, जाके 3 मिनट तक ढूंढते रहा लार्क 2 ये कंपनी का, कुछ भी नहीं मिल रहा इंफॉर्मेशन। देन आई वेंट टू ChatGPT एंड सिंपली टाइप्ड, हाउ कैन आई मेक श्योर, like what does green light mean, what does blue light mean on this, and how can I make it work? सट बल्कि 1 सेकेंड के अंदर पूरा जवाब आ गया। नॉट ओनली जवाब, वो मैप्स के साथ। मतलब इट गेव मी डायग्राम से कि ये डायग्राम है, ग्रीन लाइट यहाँ आती, ब्लू लाइट यहाँ आती लगे। तो इट टुक लेस देन ए मिनट, खमर साहब, फॉर मी टू टाइप, गेट द आंसर एंड गेट माई सिस्टम रेडी टू वर्क, राइट? ये पुराने ज़माने में मुझे फ़ोन करना पड़ता था, कस्टमर सर्विस की लाइन में ठहरो, वो बंदा मुझे कहता था क्योंकि उन्होंने अपने डब्बा या मैं डब्बा फेंक दिया खरीद कर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ऐसे एआई इज़ गोइंग टू सॉल्व सो मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स एट सच हाई स्पीड
कि वी हैव टू रियली प्रिपेयर फॉर ए न्यू वर्ल्ड, और इसमें ग्लोबल ऑर्डर पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा अगर इफ अमेरिकन डोंट एडजस्ट। अमेरिका के पास एडवांटेज है कि उनके पास चैट जीपीटी है वगैरह वगैरह, यू नो। सो बट इफ अमेरिकन डोंट एडजस्ट, अगर दुनिया में दूसरे लोग इसका ज्यादा फायदा उठाए, देन दोस कंट्रीज विल बिकम अहेड। जैसा इंडिया आईटी में आगे हो गई ना, वो जो सारी चीजें जो इंडिया में सीखते हैं, सी प्लस ये वो जावा, वो सब अमेरिकन ने इन्वेंट किए थे, उन्होंने थोड़ी किए। सो this is also a new breakthrough as to how AI can empower you as, you know, citizens, as doctors, आपके प्रोफेशन में। मैं देख रहा हूँ कि लोग अब खाली AI के बेसिस पर वीडियोस बना रहे हैं, मतलब पूरा वीडियो, पूरा यूट्यूब का वीडियो सारा का सारा AI बना दे रहा है। आप उसको एक पैराग्राफ दें, वो इट इज डूइंग द थिंग। सो you and I will also become irrelevant क्योंकि AI can do a better show on H1B visas and its implications। अभी आज की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमारे लिए लोग इसलिए देखेंगे कि दे आर, यू नो, आपने ऑडियंस के तो कमेंट्स पढ़ेंगे कि अरे डॉक्टर खान गुस्से में आ रहा है तो उनको मजा आ रहा है। बाज लोगों को अरे डॉक्टर खान के चेहरे पे देखो, ही इज लुकिंग टायर्ड, तो उनको मजा आ रहा है। तो मेरा शो इसलिए चल रहा है कि मैं टायर्ड लग रहा हूँ और थिंग्स लाइक दैट। वो एआई नहीं जनरेट कर सकता, राइट? सो वी माइट सर्वाइव फॉर इमोशनल रीजंस बट नॉट कंटेंट वाइज। तो आई थिंक कि ये जो H1B का जो इन्होंने वीजा जो पैसे लगाया है, इट विल सिंपली एक्सपीडाइट व्हाट एआई वाज गोइंग टू डू एनीवे। और जो इंडियंस बहुत ही अच्छे हैं, अब मिसाल ले लें वो इंडियंस की जो इंडिया में कुछ कमाल कर दें। ठीक है, आप एक नए कॉलेज के स्टूडेंट है, आपने कोई एक नया एआई एजेंट बना दिया, ठीक है। अब आप कहें चैट जीपीटी को या गूगल को या इलॉन मस्क को कि देखो ऑलरेडी मैंने ये कर दिया, तब वो आपकी $1 लाख फीस देके लेकर आएगा, बिकॉज यू वर्थ इट नाउ। और ही विल गेट ए नेशनल सिक्योरिटी वेवर, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी वेवर एक लूप होल लगा के रखे है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कई कंपनीज और लॉयर्स विल यूज दैट नेशनल सिक्योरिटी वेवर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पीएचडीज ने बगैर जॉब के ग्रीन कार्ड हासिल कर लिए हैं अमेरिका में बाय यूजिंग दिस नेशनल सिक्योरिटी अग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एआई में एक्सपर्ट है करंटली, तो आपको फटाक से ग्रीन कार्ड मिल जाएगा विदाउट अ जॉब। If you can convince them saying that I am an expert in artificial intelligence, I can bring my expertise to develop defense systems, ये वो, you know, basically। तो ये the national security waiver, और वो waiver ना सिर्फ कंपनीज के लिए हो सकता है बट ऑल्सो फॉर एन इंडस्ट्री, पूरा का पूरा इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है एट सम पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप माइट से कि ठीक है एआई को छोड़ देंगे हम, बट जो दूसरे रूटीन प्रोग्रामिंग वगैरह है, जो बोरिंग सैलरीज मेंटेन कर रहे हैं आप बड़े बड़े कंपनीज के, डेटाबेसेस मैनेजमेंट, ये भी तो करते हैं। दिस आर नॉट एक्साइटिंग वर्क। वो सारी चीज़ें या तो एआई शुरू कर देगा या अमेरिका में वो ट्रेन करें लॉट्स ऑफ पीपल, और दे डोंट इवन नीड टू गो टू कॉलेज, दे कैन जस्ट गो टू हाई स्कूल एंड उनको लेके आ जाएं हाई स्कूल के बाद से 18 साल की उम्र के बाद 1 साल की ट्रेनिंग करें एंड देन दे आर रेडी टू हैंडल दीज जॉब्स। अब डॉक्टर साहब इसको तो हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया H1B को। अब थोड़ा सा आ जाए, बात जरा हो जाए, ये पाकिस्तान सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट है इसकी बहुत डिस्कशन हो रही है एंड इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं फॉर साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट। व्हाई डू यू थिंक द साउदीज नीडेड दिस राइट नाउ? क्या वजूहात हैं? आपका जो वॉशिंगटन बेस्ड एनालिसिस है वो क्या कहता है इस एग्रीमेंट के हवाले से? अब सऊदी अरेबिया सिक्योर है और दूसरा ये भी बात चल रही है the more countries will come to help to get this defense agreement with Pakistan because उनको पता है पाकिस्तान has a sufficient capability, इनको डिफेंड करेगा, डिटरेंस रिस्टोर कर सकता है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बेसिकली अरबों की फट गई है, देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट। जो जूते पड़े हैं इजराइल से इनको, एक ही 2-3 हफ्ते में उसने लेबनान को मारा, ट्यूनीशिया को मारा, कतर को ठोक दिया, ईरान को ठोक दिया, कुछ 7 अरब मुल्कों को, सीरिया को जमीन खा गई सीरिया की। ये कुछ नहीं कर सक रहे, एब्सोल्युटली दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग। शोले का मशहूर डायलॉग है, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी है, वैसे ही लग रहा है।
भाई आपके मुल्क पे कोई आके बमबारी मार के चला जाता है, आप कुछ नहीं किए। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर ने खर्च किए हैं ऑन वेपन सिस्टम्स वगैरह, कहाँ है पेट्रियट मिसाइल्स, मुझे बताएं। हाँ, समंदर के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल से फायर किया ना इन्होंने, ठीक है आप खा गए, रिटेलिएट क्यों नहीं किया? उन हवाई जहाजों के पीछे क्यों नहीं मारी आपने रॉकेट्स? फायर तो कर देते यार, लगे या ना लगे, मुझे ये समझ में नहीं आया। सो यू कैन सी हाउ इनकॉम्पिटेंट दे आर व्हेन इट कम्स टू देयर ओन डिफेंस। लेकिन जो धक्का इनको लगा है कि इनके खास से खतर को, कि अभी मैंने 500 मिलियन का हवाई जहाज दिया डोनाल्ड ट्रंप को, 1.2 ट्रिलियन डॉलर का कमिटमेंट है खतर का टू इन्वेस्ट। आप जाके देखें, मुझे इतनी हैरत हुई। यू नो द टोटल जीडीपी खतर का सिर्फ 250 बिलियन डॉलर है। तो अगर आपकी आमदनी 250 बिलियन है, आप 1.2 ट्रिलियन कहाँ से लेकर आएंगे? यानी इतने सालों से जो सेव किया हुआ है वो सारा अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाले थे वो। सो दैट वाज वन। इतना सारा आपने ट्रम्प को इज्जत दी वगैरह, उसके बाद ही डिडंट फुलफिल। और ये नहीं कि यू आर आस्किंग हिम टू कम टू योर हेल्प, ये तो अग्रीमेंट है आपका उनके साथ सिक्योरिटी का। देयर इज अ डिफेंस अग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड कतरी जो 1990s में जाता है। इसलिए तो मिलिट्री बेस है, 10,000 अमेरिकन आपकी जमीन पर हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं, क्या अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है उदीद, क्या उसके पास डिफेंस सिस्टम्स नहीं है? क्या उनको नहीं पता चला कि कोई एक फॉरेन एयरक्राफ्ट इज कमिंग अप्रोचिंग टुवर्ड्स देम? कम ऑन यार। उन्हीं ने उनको पता चला कि इजरायलीज आ रहे हैं, तो वो फोन करके बताया ना डोनाल्ड ट्रंप को कि द इजरायलीज आर कमिंग। ये पेंटागन से थोड़ी आया है इंटेलिजेंस, दिस इंटेलिजेंस कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ यूएस एसेट्स। अब ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इतने प्रो इजरायलीज को भर लिया है इसने एडमिनिस्ट्रेशन में, दे मे हैव टोल्ड हिम लेट। इतनी देर से उसको नोटिस मिली होगी कि वो बाय द टाइम ही डिलिबरेट, वो जल्दी भी किया होगा तो भी इट वाज टू लेट। सो और फिर 2019 में ईरान ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया था, जब भी अमेरिका ने कुछ नहीं किया। याद है आपको, रिफाइनरीज पे अटैक हुआ था, जब भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। इनके दोस्त, अरबों के दोस्त, दे थिंक दैट डोनाल्ड ट्रंप इज अ बेटर फ्रेंड ना देन जो बाइडेन। तो ईरान ने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया, इसराइल ने कतर पे अटैक किया, अमेरिका ने दोनों के लिए कुछ नहीं किया। तो हाउ स्टूपिड एंड डम यू हैव टू बी टू रियलाइज कि अमेरिका इज नॉट रिलायबल, पीरियड। तो अब वो भागेंगे तो भागेंगे कहाँ? इंडिया के पास जाएंगे। इंडिया तो गोद में बैठा हुआ है नेतन्याहू के। कतर में इंडियंस ने जासूसी इसराइल के लिए की थी। आपको याद है 8 इंडियन एक्स नेवी वालों को पकड़ के ना सजाए मौत दे दी थी ना। तो फिर इंडिया ने जाके 28 बिलियन डॉलर का डील साइन किया फॉर टू बाय उनकी नेचुरल गैस कुछ 10-15 साल तक। देन द कतरीज ने माफ कर दिया उनको। बट द पॉइंट इज कि चाइना या रशिया के पास जाए, चाइना इस तरह की चीजें नहीं करता। so they had no choice, they have only one choice, टर्की या पाकिस्तान। भाई लड़ने वाले कौन है मुस्लिम दुनिया में? the only country that has fought and has an experience in fighting is पाकिस्तान की फौज, जो 4 बार लड़ी है इंडिया से। जीतो या हारो इज अ डिफरेंट थिंग, बट दे नो हाउ टू फाइट ना। अगर आपने 15 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, अगर आप पूरे 15 के 15 टेस्ट मैचेस हार भी गए, यू हैव मैच एक्सपीरियंस ना। आपको मालूम स्टेडियम भरा हुआ है तो कैसे बैटिंग करनी चाहिए, हाउ टू फोकस ऑन अटेंशन। सो दिस इज द ओनली कंट्री दैट कैन फाइट, that has fought against a major power. So they said चलो यार कुछ नहीं तो थी। दूसरी चीज ये है कि it is also a way of signaling to Washington that we are willing to diversify. तो अब मुझे शक है कमर साहब के दोनों, इंडिया और अमेरिका ने दोनों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया सऊदी अरेबिया को। मेरे पास ऐसी कोई सबूत नहीं है इस बात का, बट आई हैव ए फीलिंग कि सम पीपल इन अमेरिका आर सो सिक ऑफ इजरायली डोमिनेशन कि वो खुद डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, तो उन्होंने कह दिया सऊदी अरेबिया को कि यू गो विद पाकिस्तान, वी विल नॉट डू एनीथिंग। देखिए अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं आया अभी तक, ना पाकिस्तान के खिलाफ कुछ आया, ना सऊदी अरेबिया के कुछ। सो दे आर साइलेंटली सिग्नलिंग ओके,
right? Or they are talking privately to both of them. And हो सकता है कि ये dilute हो जाए आगे चल के. We don't know what America is doing right now, but behind the scenes, publicly Donald Trump ने कुछ नहीं कहा. That is to me very surprising. और reporters भी नहीं पूछ रहे हैं, आपने गौर किया? मतलब reporters are also not asking this question. Are you okay with this? You have been replaced. Asim Munir has replaced Donald Trump. ये तो बड़ी इंसल्ट की बात होनी चाहिए ना डोनाल्ड ट्रम्प के लिए. तो that is not happening. और दिस कुड एक्सपैंड. मतलब सोचिए आप कि कतर और यूएई भी अगर सोच रहे हैं टू ज्वाइन. विल पाकिस्तान प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटीज टू एन इब्राहिमिक अकॉर्ड मेंबर? ये सवाल आपके लिए. अगर खतर मांगता है तो मेरी तरफ से तो आप लोगों को पूरी इजाजत है कि आप साइन कर लें. लेकिन अगर यूएई आता है तो डिमांड के इट ब्रेक द इब्राहिमिक अकॉर्ड फर्स्ट एंड देन join the Pakistan's nuclear umbrella. क्योंकि ये है इजराइल के खिलाफ ना. ये दिस इज ऑल एंटी इजराइल. पाकिस्तान के लिए दिस इज ए लॉटरी. आप लोगों की किस्मत अच्छे चल रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर वाज अ डिप्लोमेटिक लॉटरी और ये कतर पे जो हमला हुआ ये मिलिट्री लॉटरी है. यानी आप जो हथियार चाइना से कर्जे पे लेते थे, अब नाउ यू कैन बाय द सेम वेपन्स ऑन कैश, राइट? कैश पेमेंट सऊदी से आएगा. सऊदी कहेगा हम आपको तेल भिजा रहे हैं, आप रिटर्न में कुछ ना दें, पाकिस्तान को थोड़े बम दे दें, जेट फाइटर्स दे दें, व्हाटएवर. मोदी साहब ने गलती की ना हमला करके. हम पे ना हमला करते, ना हमारी कैपेबिलिटी सामने आती, ना पता चलता, ना चीजें होती. तो ये तो मोदी साहब को किसने आइडिया दिया पाकिस्तान पे हमला करे? जहाज भी गिरवा लिए, गिर गए, तबाही भी हो गई. अभी तक जवाब भी नहीं दे पा रहे राहुल गांधी को. ये भी नहीं बताते कि ट्रंप के बारे में भी नहीं कहते कि उसने मेडिटेशन नहीं करवाई. इधर डीलें भी हो गई. तो क्या मिला उसको मोदी को? It was a disaster. Operation Sindoor was a diplomatic disaster. देखिए, इससे पहले ना, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान की इज्जत बहुत कम हो गई थी द मुस्लिम वर्ल्ड में. दे बेसिकली थॉट कि ये लूजर कंट्री है. हाँ, जुम्मा को आ जाते हैं नमाज के बाद ये 10 पैसे मांगने के लिए. मतलब दैट वाज द रेपुटेशन, राइट? द ओनली टाइम द पाकिस्तानी मिनिस्टर इज कमिंग, या तो लोन का एक्सटेंशन मांग रहा है या नया लोन मांग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं. बट व्हाट इंडिया डजंट अंडरस्टैंड, और ये सारे इंडियंस को समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान डिडंट नीड टू विन द फाइट. ऑपरेशन सिंदूर, मैं ये कह रहा हूँ, 100 घंटे में भी अगर पाकिस्तान 99.5 आवर्स हारा है, लेकिन वो जो आधा घंटा इसने इट हैज स्टूड अप, ये अरबों की ख्वाब के बियॉन्ड है. मैं जो कह रहा हूँ कि अगर सोचिए आप कि अगर पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी अगर होती खतर में बेस्ड, अगर पाकिस्तान का बेस होता खतर में इंस्टेड ऑफ अमेरिकन बेस, तो कुछ ना कुछ फायर तो करते ना, वो खामोश थोड़ी बैठते. दैट इज द डिफरेंस ना. तो अगर इजराइल भेज भी रहा है 10, 15, 20 प्लेन एंड दे आर थिंकिंग एक हाथ गिर गया तो देन दैट इज अ डिटरेंस ना. ये नहीं सोचेगा कि हाँ पाकिस्तान हमको हरा देगा. दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज इट विल बी अ फाइट फ्रॉम नाउ ऑन. अब सऊदी अरेबिया पे किसी एसेट पे अगर पाकिस्तान ये डील से पहले अगर इजराइल हमला करता तो क्या क्या सऊदी अरेबिया लड़ेगा? नहीं ना. वो सिर्फ यमन को मारता है बस, छोटे बच्चों को. दैट्स ऑल दे कैन डू. इवन यमन से वो डरे हुए हैं, राइट? सो अभी बॉर्डर पे पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड देयर. सी, आई थिंक द नुआंस जो ट्रीटी की ये है, जो अग्रीमेंट की ये है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है या सऊदी अरेबिया पे हमला होता है, ये एक दूसरे की मदद करेंगे. बट अगर पाकिस्तान किसी पे हमला करता है देन सऊदी अरेबिया इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ये बात आई थिंक पीपल इन पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड. अगर पाकिस्तान समझता है कि हम इस तरह से सऊदी अरेबिया को इंडिया के खिलाफ यूज करेंगे बाय अटैकिंग इंडिया, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. वहीं खत्म हो जाएगा वो डील. सवाल ये इंडिया the same happens the other way around. अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अगर यमन पे हमला खुद से करता है ना, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू जॉइन दैट. अगर यमन सऊदी अरेबिया पे हमला करता है देन पाकिस्तान विल फाइट. हाँ, जारी बात है. क्वेश्चन ये है ना, इंडिया कौन सा लंबी जंग डॉक्टर साहब लड़ने को तैयार है? इंडिया तो छोटी सी जंग लड़ता है. वो तो इतना सा करते हैं जिससे कुछ सियासी फायदा हो जाए. जैसे ही कोई इलेक्टोरल फायदा हो जाए, हवा बन जाए, तो वो शुरू हो जाते हैं. अब देखे ना,
इंडिया के एयर चीफ ने 3 महीने बाद कह दिया हमने भी 5 जहाज गिराए थे इनके। मतलब कौन मानता है इस बात को? सो वो तो इंडियन मीडिया भी नहीं मानी, गोदी मीडिया भी रिपीट नहीं कर रही है, इफ यू नोटिस पिछले इसके यस, बाद से। नोबडी रिपीट्स इट, मतलब किसी ने रिपीट भी नहीं किया उसको। सो मोदी साहब ने अपने सारे कार्ड जो हैं वो खुद जाया कर लिए हैं, हालांकि उनकी अच्छी वाली गेम बनी हुई थी। लेकिन डॉक्टर साहब आखिर में एक बात, जी, मतलब सवाल ये है कि इंडिया इतना बड़ा, इंडिया एक आत्मनिर्भर इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये शायद इंडिया के लिए भी अच्छा हो खबर साहब, because one of the things that the Saudis are going to tell Pakistanis is don't do stupid shit. अगर मैं सऊदी जनरल हूँ तो पाकिस्तान को ये कहूँगा, देखो जाके आप बकवास चीज़ें ना करें, जाके कहीं अफगानिस्तान से आप जंग शुरू कर दें या जाके इंडिया के साथ जंग शुरू कर दें एंड डूइंग शिटी थिंग्स इन बांग्लादेश, ये वो ना करें आप, बिकॉज देन वी आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। डू यू अंडरस्टैंड? सो आई थिंक इस तरह से दिस डील while strengthening Pakistan will also constrain Pakistan. समझ रहे हैं ना आप? सो इट इज पॉसिबल कि इट माइट बी गुड फॉर इंडिया, स्पेशली अगर इंडिया कंटिन्यूज टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, क्योंकि बातें तो बहुत हुई थी ना इन्वेस्टमेंट्स की, आपको याद है कुछ 15 या 20 55 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट। आप बताओ डॉक्टर साहब आपको, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर यू। There is an assessment within the Saudi Arabia and Pakistan, and particularly within the Arab world, that the Indians are working for Israel in Middle East. ऑफ कोर्स, वो तो मैं और बार कह रहा हूँ। जो आप भी कह रहे हैं, और ये जो लोग कतर में पकड़े गए थे, जी, ये जो चीज है इसने बेसिकली सऊदी अरब को बिल्कुल हिला के रख दिया। जी, एंड दे बिलीव दैट द इंडियंस इन सऊदी अरेबिया जो है ये बहुत हमारे लिए अच्छे नहीं है। सो दैट इज व्हाई नाउ दे बिलीव कि हमें इंडिया को ज्यादा करीब नहीं आने देना और ये चीजें, और ये अब इसराइल ने अपने आप को खुल के सामने ले आया है वो तो, और भी पता चल रहा है। सो कतर में है तो जीसीसी के अंदर तो इंडियंस फैले हुए हैं हर तरफ। भाई कमर साहब, खतर पे हमला होने से एक दिन पहले एक वॉर क्रिमिनल इंडिया आया था, स्मोट्रिच, निर्मला सीतारामन के साथ बैठा और इंडिया साइंड ए ट्रेड डील विथ इसराइल। सो ये तो मैं आपको क्लियरली कहता हूं कि दिस इज ए हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। ये इलेक्शन सिर्फ मुसलमानों से नफरत पे जीतती है इलेक्शंस। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। ये और बात है कि द अरब कंट्रीज चोज टू इग्नोर मोदीज एंड बीजेपीज एंटी मुस्लिम एटीट्यूड्स, बट पब्लिक में तो वो है ना। देखिए आप, जब निपुर शर्मा का केस हुआ था उस जमाने में जो सोशल मीडिया जो मिडल ईस्ट से भी आ रहा था वो भी कितना एंटी इस्लाम था। तो कतर और ओमान ने जो गड़बड़ की है तो इंडिया के एम्बेसडर्स को तो उसके वजह से निपुर शर्मा का तो करियर खत्म हो गया, बट ये बोलती थोड़ी बंद हो गई है। डजंट मीन कि ये जो इंडिया में मुसलमानों को इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं ये बीजेपी के लीडर्स, यू थिंक इट इज नॉट बीइंग नोटिस्ड? ये और बात है कि दे आर कीपिंग इट क्वाइट। मतलब मैं तो शुरू से कहता हूं कि मिडल ईस्ट हैज सेट सिग्नल कि तुम मुसलमानों के साथ कुछ भी कर लो लेकिन इस्लाम पे कुछ ना बोलो। You know, this is the understanding, right? Don't say anything bad about the prophet, peace be upon him, or anything, but you can lynch Muslims as much as you like. घर हजारों भाई 8,000 घर तोड़ डाले अहमदाबाद में अप्रैल में, पहलगाम के बाद मई में इट वाज लाइक ए रिवेंज इन गुजरात। उन 8,000 लोगों के घर बेघर कर दिए ये कह के कि बांग्लादेशी। अरे भाई तो उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया? वो वैसे ही फिर रहे हैं अहमदाबाद में बेघर होकर। सो दे आर डूइंग दिस। अब इतने सारे लोगों को पकड़कर असम में कर रहे हैं बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं असम और बिहार के। सो दिस मोदी विंस इलेक्शंस ओनली बाय जनरेटिंग हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। इसके अलावा और कोई उनके पास है ही नहीं। बताएं मुझे, कैंपेन में अजीब अजीब बातें करते हैं, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो आपके मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देंगे। और ये बेवकूफ इतने अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, दे बिलीव दैट रबिश। दे शुड हैव बीन बैकलैश अगेंस्ट इट ना, नहीं हुआ। कांग्रेस की हुकूमत है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है। आर दे स्टीलिंग हिंदू मंगलसूत्र? इस तरह की बातें वक्फ बोर्ड को लेकर शुरू, ये जिहाद माफिया, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इतना इतना हद ही कर दी, कोई लिमिट ही नहीं रही कि हेट क्राइम्स। अभी भी ये कि 25-25 बच्चे पैदा करते हैं। अरे पागल जाहिल आदमी, इंडिया की स्टेटिस्टिक्स पढ़ो, द बर्थ रेट फर्टिलिटी रेट 2.4 है। आप फिर ये 25-25 बच्चे क्या कह रहे हो? क्या आपके फॉलोअर्स सब जाहिल अनपढ़ हैं
कि they can't go and see the data. So I don't understand कि why is the rest of the world okay with this hatred? Because India is a big market. आप वहाँ से इंडिया को बिल, अब सऊदी अरेबिया के लिए एक ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जब रशिया का तेल से आने से पहले जो 3 बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल थे वो इराक, यूएई और सऊदी अरब थे इंडिया के लिए। लेकिन वो सारा का सारा उन्होंने शिफ्ट कर दिया है टू रशिया। रशिया इज द बिगेस्ट, 2% से जाके वो तकरीबन 40% हो गया ना इंडिया का ऑयल। सो जो सऊदी अरेबिया के लिए इट्स नॉट इवन ए ग्रेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आई एम वेरी अपसेट विद दिस, मतलब आई एम वेरी प्रो इंडिया बट आई एम नॉट, मतलब जीरो टॉलरेंस है मेरा आजकल मोदी के लिए। दे आर यूजिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू जस्ट प्रमोट मोदी। हद हो गई, कोई चीज ही नहीं है, ऐसी बेवकूफाना बातें। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था इंडिया में, एक जापानीज औरत कह रही है मैं 8 साल से जापान में रहती हूँ, मोदी है इसलिए हम सेफ हैं। अरे जापान में कौन सा मारा है इमिग्रेंट्स को, अब मारेंगे जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, यू नो। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज डिस्कशन। दूसरी चीज ये है कि जियोपॉलिटिक्स बहुत चेंज हो रही है वेरी रैपिडली, एंड दिस इज बिकॉज कि अमेरिका का पावर कम हो रहा है और अमेरिका की बदमाशियां बढ़ रही हैं। So America is becoming more and more intolerable for the rest of the world. देखिए इंडिया की तो चिढ़ आ गई ना अब इंडिया में कि अब ये कुछ भी कर लें सिवाय मोदी भक्त बेवकूफ, वो जो बेवकूफ सेगमेंट है कि मोदी को फोन कर दिया या मोदी से मलेशिया में गया तो मोदी तो जाके उसको चिपक ही जाएगा ना ट्रंप को। अगर मुलाकात होती है तो जल्दी से पकड़ के फोटो लेके वीडियो भेजाएंगे वो इंडिया को, तो बड़े खुश हो जाएंगे कि पूरा पॉलिसी रिवर्स हो गया कहकर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अदर देन दैट सारे के सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिसको समझ में आता है उनको तो चिढ़ आ गई है। पहले तो डिस्ट्रस्ट हो गया अमेरिका की तरफ, अब तो चिढ़ आ गई है अमेरिका की तरफ। So it's a big loss for America, and the reason why is because America is using its power. Middle East में भी वही बात आ गई है। The Middle East leaders are looking stupid. मतलब कि ये इब्राहिमिक अकॉर्ड्स करके क्या फायदा हुआ ना, इसका जवाब देना। अब ये और बात है कि वहां पे फ्री प्रेस नहीं है, पब्लिक ओपिनियन पोलिंग नहीं होती। अगर आप पब्लिक ओपिनियन पोल खुल के करें आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और पूछें कि आपकी जो कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इन लोग घुस गए हैं पूरी की तरह तेल अवीव में, आप $3 बिलियन का ट्रेड भी बढ़ा दिया है, आपने सिनेगॉग भी खोल दिया है अबू धाबी में वगैरह वगैरह। देयर इज वन गाय, आप गूगल करके देखें, द ग्रैंड रैबाई ऑफ यूएई वो भी आ गया है वहां पर एक तो ये सब आपने किया, इसके बदले में क्या मिला? नथिंग। देखिए जो लोग पैसे देते हैं ना आप किसी को, तो कम से कम आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस तो मिले। वी वांट टू हैव सम इन्फ्लुएंस इन देयर फॉर्म। जीरो इन्फ्लुएंस है अरबों का, बट दे आर जस्ट मेकिंग। बहरीन को क्या मिला? इट इज एन इररेलेवेंट कंट्री है पहले तो बहरीन। ऑन टॉप ऑफ दैट वो भी साइन कर लिया इब्राहिमिक अकॉर्ड यूएई के प्रेशर में आकर। तो द अरब्स आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज द पॉइंट, मतलब वो मारे जा रहे हैं दिन रात बच्चों को, आप कुछ नहीं कर सकते। तो द होल थिंग हैज एक्सपोज अमेरिका's लैक ऑफ बैलेंस, अमेरिका की लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, इजराइल की ब्रूटैलिटी, अरब की इंपोर्टेंस। मतलब ये चार चीजें आपके सामने आ गई हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए इट्स अ गुड चांस टू बिकम अ लीडर ऑफ दिस रीजन। एंड अगर वो पैसे बनाने के चक्कर में आपकी फौज गई, see, the Pakistanis should see this as an opportunity to strengthen the Muslim world and also become the leader of the Muslim world. बट इफ दे से अरे यार अब मैं पेरिस में एक अपार्टमेंट खोल लूंगा, टेक्सास में एक ले लूंगा, तो चोर की तरह सोचेंगे तो पूरा का पूरा और कोलैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर। आई गारंटी यू दैट। Absolutely right. Very good advice. I fully subscribe your argument कि अगर think big, ये अपना इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कोई नहीं होनी चाहिए। और अगर ये चोर की तरह सोचेंगे और इंडिविजुअलिस्टिक होंगे और स्मॉल ग्रुप मेंटालिटी के जी हम थोड़ा बेनिफिट ले लें, और अगर लंबा नहीं सोचते तो ऑब्वियसली एंड दे नो आप क्या कर रहे हैं, जिनसे आप डील कर रहे होते हैं उनको पता है आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई फुली एग्री विद यू। थैंक यू वेरी मच। रियल एस्टेट एजेंट तो दोनों का सेम ही है ना वही बंदा अपार्टमेंट लंदन में एमबीएस को भी दिखा रहा है और आपको भी दिखा रहा है
सही बात है, वो तो बता देगा सबको क्या हो रहा है। एग्ज़ैक्टली सर। Thank you very much, Professor Dr. Mukhtar Khan sir. It's You're always welcome. pleasure.